Hello friend, I welcome all of you on my YouTube channel EP Prayagraj. Today we are going to discuss 1857, the first war of independence. It is the most important topic of the national movement. From here the national movement of India begins. तो जो पहला है फर्स्ट वॉर ऑफ या प्रथम जो वॉर होता है या पहला रिवॉल्ट जो कि इंडिपेंडेंस के लिए या हमारे आज़ादी के लिए जो पहला रिवॉल्ट है उसको मैं कहूँगा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये जो इंसिडेंस है ये कब हुआ था 1857 में। तो आइए इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे इसके क्या क्या रीज़न्स थे। रीज़न्स मतलब कई हेड में हैं, उनके विषय में हम डिस्कस करेंगे। फिर इस रिवॉल्ट में कौन कौन पार्टिसिपेंट थे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस या इसका क्या परिणाम था। और यहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, यूपीपीसीएस दे रहे हैं या अन्य स्टेट दे रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिए, जब भी कोई रिवॉल्ट होता है, कोई सा भी रिवॉल्ट होता है तो उसके कई कारण होते हैं, मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं। एक कॉज की वजह से कोई भी रिवॉल्ट नहीं होता है। और जो कॉज या डिसकंटेंट मतलब कि लोगों के अंदर एक भावना होती है डिसकंटेंट, या उनको लगता है कि भाई कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से वो परेशान है या वो है, वो कारण जो है धीरे धीरे किसी भी रिवॉल्ट या विद्रोह का वजह बन जाता है। तो देखिए, जो ये 1857 है इसमें कई कॉजेज़ हैं, जैसे पॉलिटिकल कॉज हैं, सोशियो रिलीजियस कॉज हैं, फिर कल्चरल कॉज हैं, उसके बाद इकोनॉमिकल कॉज है, फिर मिलिट्री कॉज है। तो इस तरह से कई कॉजेज़ हैं। तो वन बाय वन इस पर डिस्कस करते हैं और ये समझते हैं कि उस समय लोगों का किस तरह का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का लोगों के प्रति किस तरह का व्यवहार था और उस 1857 के लिए वो व्यवहार कैसे जिम्मेदार है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पॉलिटिकल कॉज के बारे में बात करते हैं। तो जो पॉलिटिकल कॉज है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो देखिए, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ये इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड डलहाउजी ने। डलहाउजी जो हैं ये इनके उस समय जो वो होता था गवर्नर जनरल, वायसरॉय नहीं कहेंगे, गवर्नर जनरल जो पद था उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहाउजी। इन्होंने एक पॉलिसी निकाली। उन्होंने कहा कि एक पॉलिसी होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो भी एडॉप्टेड सन होगा, कोई रूलर है अगर उसका खुद का हायरार्कियल सन है या उसका खुद का हेरिडिटरी से अगर बच्चा है, उसका बायोलॉजिकल सन है, तो उसको तो सारी राइट्स मिलेंगी। बट अगर उसका खुद का बच्चा नहीं है या कोई बच्चा है जिसे वो अडॉप्ट कर रहा है, तो जो अडॉप्टेड सन होगा उसको मान्यता तो मिलेगी, भाई सन है वो। और जो रूलर है उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स जो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी उस पर तो अधिकार होगा, लेकिन उसकी टेरिटरी पे इसको अधिकार नहीं मिलेगा, मतलब उसके राज्य पे अधिकार नहीं मिलेगा। और ये पॉलिसी हमने कहा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से क्या था कि बेसिकली इनकी एक पॉलिसीज़ थी, पॉलिटिकल कॉजेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में पहला है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, जिसे हड़प नीति भी कहते थे। तो इससे क्या करते थे कि जब कोई आपका खुद का नहीं है या अडॉप्टेड सन है तो उसे राइट नहीं मिलेगा। आपका पर्सनल तो मिल सक जाएगा, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन टेरिटरी या राज्य आपका नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या होना था, इस केस में जो भी अडॉप्टेड सन थे, जैसे बहुत सारे थे राज्य, सतारा था, झांसी था, इसी तरह कानपुर में वो थे नाना साहब, तो ये सारे जो थे अडॉप्टेड सन थे। तो यहाँ की जो राज्य था, इन्होंने क्या किया, इनके सन ना होने की वजह से ये टेरिटरी इन्होंने डायरेक्टली लेना चाहा। तो ये एक कॉज था जो कि प्रिंसेस में या प्रिंसली स्टेट में देखने को मिला। भाई जो राज्य थे उनका मुख्य कारण यही था इस पार्टिसिपेंट करने का। दूसरा था कि डिसरिस्पेक्ट ऑफ बहादुर शाह जफ़र। जो बहादुर शाह जफ़र हैं वो लास्ट मुग़ल एम्परर हैं। बहादुर शाह जफ़र को बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं, बहादुर शाह सेकंड भी इनको कहा जाता है। और ये लास्ट रूलर थे। तो इनका क्या था कि इनको जो है इन्होंने सम्मान नहीं दिया, इनको रूलर के तौर पे इंग्लिश ने मान्यता या ब्रिटिश ने मान्यता नहीं दी। इनको पेंशनर थे, ये ब्रिटिश के अनुसार ये पेंशनर थे। तो जो इनको डिसरिस्पेक्ट शो किया, तो इससे बहुत सारे लोग थे जिनका जो एक होता है ना, एक
नेशनल फीलिंग होती है या एक फीलिंग होती है कि हमारा राजा उससे सम्मान नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की फीलिंग वहाँ से, इनके डिसरिस्पेक्ट से कहीं ना लोगों की फीलिंग आहत हुई थी और लोग जो हैं विद्रोह के लिए तैयार थे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्लियर हो गया होगा आपको, ये क्लियर हो गया। अब हम तीसरा बात करेंगे, ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू नाना साहब। देखिए नाना साहब हैं कौन? नाना साहब बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड। तो बाजीराव जो थे सेकंड, ये पेशवा हैं। पेशवा मीन्स ये मराठाओं के पेशवा, जो लास्ट पेशवा थे वो थे बाजीराव सेकंड। इनके जो एडॉप्टेड सन थे, एडॉप्टेड सन, तो वो एडॉप्टेड सन है नाना साहब। तो एडॉप्टेड सन होने के नाते इनको जो है पेशवा मिलना चाहिए, बट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से ये इनको पेशवा का अधिकार नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से जो ये ट्रीटमेंट था, इसने बहुत सारे मराठाओं को भी इनके अगेंस्ट कर दिया था, ब्रिटिश के। अब हम बात करेंगे इसका जो तीसरा है, ऑन द प्रीफिक्स ऑफ मिस रूल या मिस मैनेजमेंट। देखिए अवध एक जगह है जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। अवध में, अवध प्रांत में ऐसा कुछ भी नहीं था, और वहाँ के जो नवाब थे, वहाँ का जो लीडर होता है या वो होता है नवाब। तो नवाब ऑफ अवध को डीथ्रोन कर दिया गया, मतलब उनको पद से हटा दिया गया। उनको हटाने की वजह क्या बताई गई कि मिस गवर्नेंस, मतलब वहाँ पे जो गवर्नेंस है या जो वो राज्य कार्य कर रहे हैं वो उतने एफिशिएंट नहीं हैं, ठीक है। तो उनकी एफिशिएंसी, उनके मिस गवर्नेंस की वजह से उन्हें हटाया गया था। तो ये जो पद, जो वो चीज़ें थी, मिस गवर्नेंस या मिस रूल, इसने कहीं ना कहीं, अवध एक बड़ा प्रांत था, बड़े प्रांत होने की वजह से, अवध बड़े होने की वजह से उसके बहुत सारे लोग एम्प्लॉय थे। नवाब के प्रति उनकी खुद की एक आप कह लो कि निष्ठा थी, तो वो निष्ठा कहीं ना कहीं प्रभावित हो गई। तो एक बड़ा मास जो है वो अगेंस्ट जाएगा अंग्रेज़ों के। और फिर अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए दो तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक होता है पॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन और एक होता है अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं पॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, तो जैसे आज की जो मोदी गवर्नमेंट है उसे हम लोग कहते हैं पॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों कहते हैं? या इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, वो पॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन है। मीन्स कि लोगों में ये पॉपुलर हैं और ये जो डिसीज़न लेते हैं उसके लिए लोग समर्थन के लिए बहुत सारे आगे आ जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इनकी लोगों का समर्थन, जन समूह जहाँ पे होता है वो पॉपुलर होता है, जहाँ जन समूह नहीं होता है या जन समूह का साथ नहीं होता है वो होता है अनपॉपुलर। तो जो ब्रिटिश था उसके साथ बहुत सारा जन समूह कनेक्ट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो पृष्ठभूमि होता है या जहाँ से ये आते हैं ये एकदम अलग होता है, भारतीयों से या हम लोगों से अलग होता है। इस वजह से लोग इनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अनपॉपुलर था, क्योंकि ये अपना चलाते हैं और यहाँ पे वो संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। अब बात करें तो ये जो पॉलिटिकल कॉज थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको ब्रिटिश या एक जो इंग्लिश वो हैं ब्रिटिश साम्राज्य को कहीं ना कहीं दिक्कतें आई थी या रिवॉल्ट का कारण बना, ठीक है। अब हम बात करेंगे सोशियो रिलीजियस कॉज की। सोशियो रिलीजियस मीन्स सामाजिक और धार्मिक जो वजह थे उनकी बात करेंगे। तो देखिए सामाजिक धार्मिक में क्या होता है कि किसी भी जगह के अगर आप कस्टम से छेड़छाड़ करते हो, कोई प्रथा है, अगर प्रथा में आप इंटरफेयर करते हो तो वहाँ के लोगों का जो है उस प्रथा के प्रति एक आस्था होता है। जैसे कुछ प्रथाएं तो हटाने वाली ही थी, मतलब अच्छी नहीं थी, जैसे सती प्रथा, ठीक है, विडो रीमैरेज एक्ट या विधवा पुनर्विवाह। उसके बाद मैं बात करूँगा चाइल्ड मैरिज, मतलब जो बाल विवाह होता था। तो ये तीनों प्रथाएं हैं जो ठीक है कुप्रथा है, लेकिन इसके साथ क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो पीपल हैं, तो उनका क्या जुड़ा हुआ है, उनका एक आस्था जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार ये प्रथा है और इस प्रथा को मान्यता प्राप्त थी। तो जब किसी भी प्रथा को मान्यता प्राप्त होगी और अगर आप उसमें इंटरफेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं एक लोगों का विरोध देखने को मिलेगा। तो सेम यहाँ पे भी देखने को मिला। और उसी समय 56 के आसपास रेलवे और टेलीग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, रेलवे और टेलीग्राम। तो रेलवे और टेलीग्राम इंट्रोड्यूस होने का क्या परिणाम हुआ कि लोगों को इस चीज़ के बारे में या इसके बारे में पूरी जानकारी थी नहीं। आज के समय की तरह यूट्यूब और फेसबुक और बाकी चीज़ें तो अवेलेबल थी नहीं, तो
तो फिर जो भी लोग एक दूसरे से समझते थे या उसी को अपना अंडरस्टैंडिंग बनाते थे। तो रेलवे के बारे में एक अफवाह उड़ी कि जो ये लाइन बिछा रहे हैं, बेसिकली रेलवे का निर्माण उन्होंने कराया था अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए। अंग्रेज़ों ने जो रेलवे का निर्माण कराया था, उनका पर्पज़ था कि कमर्शियल जो भी हैं उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो सी पोर्ट तक पहुंच जाए, सी पोर्ट से वो आगे कर सकें। तो पूरे भारत को उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन जो लोगों को लगता था कि जो रेलवे की लाइन बिछाई गई है, ये इसलिए बिछाई गई है कि वहाँ पे लोगों को लिटा दिया जाए और ट्रेन के द्वारा काटा जाए, तो मास एग्जीक्यूशन, एक साथ बहुत लोगों को मारा जा सके, इसलिए रेलवे की लाइन बिछा दी गई है। और अगेन टेलीग्राम जो पोल होता है, टेलीग्राफ जो होता था, सॉरी टेलीग्राम मैंने लिख दिया, टेलीग्राफ जो होता था, टेलीग्राफ होता था, उसके लिए पोल्स की ज़रूरत होती है, जैसे आज पोल्स हैं। तो लोगों के मन में एक ये भ्रम था कि जो टेलीग्राफ के पोल हैं वो फांसी देने के लिए लगाया गया है, और इस जो अफवाह थी या जो ये रूमर था उसको बहुत ज़्यादा बल मिल गया, और इसको अंग्रेज़ों ने क्लैरिफाई नहीं किया, ब्रिटिश ने इसको कभी क्लैरिफाई करने की कोशिश नहीं की। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना कि लोगों को डिसकंटेंट या लोगों को एक भय था। तो पहला भय था कि भाई हमारे कस्टमर हमारे रिलीजियस में इंटरफेयर कर रहे हैं, दूसरा था कि हमारे रेलवे और टेलीग्राम हमारे मास एग्जीक्यूशन के लिए, तीसरा था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। आप अगर कोई पुरानी मूवी देखोगे या कुछ भी देखोगे तो आप हमेशा देखोगे कि जो एक अंग्रेज़ है या एक ब्रिटिश है वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर मानता है, इंडियंस के ऊपर कई तरह के जुर्म करता है, और कई जगह आपने वो भी देखा होगा, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब भेदभाव है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन उस समय था। इंडियंस के साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ थी, ठीक है। कई जगह तो ये भी था रेस्टोरेंट वगैरह में कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो इस तरह का जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, चाहे वो किसी भी लेवल पे होता हो, उसका कहीं ना कहीं एक लोगों के मन में डिस्कंटेंट होता, और ये भी कहीं ना कहीं एक विद्रोह का कारण बना। अब हम बात करेंगे फियर रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो कुछ अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था, या अगर हम बात करेंगे ब्रिटिश की, कि अगर हम इनको सबको इंडियंस को अपने जैसा बना लें, इंडियंस को अगर हम अपने जैसा बना लें या एक सेम जो रिलीजन है उसको फॉलो करवाएं, तो संभावना है कि अगर ये हमारे जैसा होंगे तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करने में हमें मदद करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जो हिंदू थे या मुस्लिम्स थे उनको कन्वर्ट कराना शुरू कर दिया क्रिश्चियन में। बहुत सारी मिशनरीज आ गई और ये काम करती थी। तो लोगों के मन में एक ये भी भय हो गया कि भाई हमारे जो धर्म है या उससे हमें हटा दिया जाएगा या हमें क्रिश्चियनिटी फोर्स की जाएगी। और बहुत सारे प्रलोभन भी दिए जाते थे। प्रलोभन जैसे कि जॉब देने का एक प्रलोभन दिया जाता था, जो टैक्सेस वगैरह थे उसमें कम करने की बात कही जाती थी। और दूसरा उसी समय वेस्टर्न एजुकेशन है। देखिए वेस्टर्न एजुकेशन अच्छा था, लेकिन या लोगों के दिमाग में ये था कि जो हमारी संस्कृति है ये कहीं ना कहीं से प्रभावित होगी। तो लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन को लेके भी कई लोगों के मन में शंका थी, और ये कहीं ना कहीं कारण बना। और लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस, जो मंदिर थे, मस्जिद थे या आपके तीर्थ स्थान है, वहाँ जाने के लिए आपको एक टैक्स देना होता था, ठीक है बच्चों। तो वो जो टैक्सेस थे वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में, आप कभी भी किसी के धर्म में या टैक्सेस इम्पोज करते हो तो कहीं ना कहीं वो कारण बनते हैं, धार्मिक कारण होते हैं जो कि किसी तरह के रिवॉल्ट को। तो देखिए पॉलिटिकल कॉजेज़ क्लियर हो गए, सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ मैंने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यूपीएससी के मेंस की बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट है, और यूपी पीसीएस की मैं बात करूँ तो भी ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो बहुत ध्यान से आप देखिए, मैं एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो सब्जेक्ट को लेके है, वो मैं आपकी क्लैरिफाई करा दूँ, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक कॉजेज़ की, या आर्थिक जो कारण थे, आर्थिक कारणों के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया जो था वो एग्रो कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश बन गया था। बेसिकली क्या होता था कि ब्रिटिश की खुद की एक रिक्वायरमेंट होती थी। जैसे ब्रिटिश को क्या चाहिए होता था, कॉटन चाहिए होता था। कॉटन किस लिए, रॉ मटेरियल के तौर पे, ताकि वो अपना कुछ प्रोड्यूस कर सकें, मतलब जो भी फाइनल प्रोडक्ट है, शर्ट है, पैंट है, वो प्रोड्यूस करेंगे तो उनको कॉटन चाहिए, उनको जूट चाहिए, उनको इंडिगो चाहिए। तो ये क्या करते थे, ये बेसिकली यहाँ के फार्मर्स हैं, उनको इसके लिए विवश करते थे, उनको फोर्स करते थे कि नहीं आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं, आपके एग्रीकल्चर में आपको ये चीज़ें भी उगानी हैं। इसके लिए फ़ोर्स किया जाता था। क्रैश क्रॉप के लिए उन्हें फोर्स किया जाता था,
और उसका जो लागत मिलता था या जो लगाते थे उसके बाद जो एक फाइनल उनको दिया जाता था, तो जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता था उसके लिए बहुत ही कम पैसा दिया जाता था। तो मतलब ये था कि भाई इससे क्या होता था कि जो हमारा एक जो सिस्टम था या जो हमारा भारत में उस समय एग्रीकल्चर था वो था कि भाई लोग अपने बनाने के लिए या लोग अपने सर्वाइवल के लिए खेती करते थे, कमर्शियल पर्पज़ से नहीं करते थे। और अगर उसमें कोई भी आप चेंजेस करेंगे और तो उनके सर्वाइवल की भी दिक्कतें होती थी, तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक कॉज बना, क्योंकि वो इंडिया को अपना एग्रो कॉलोनी बना रहे थे। जो उन्हें रिक्वायरमेंट थी वो इंडिया से प्रोड्यूस करवा रहे थे। दूसरा, हमारा जो देश था उस समय ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी वहाँ की वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी। तो जो ट्रेड हैंडीक्राफ्ट और ट्रेड था वो कहीं ना कहीं इन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये वहाँ से सस्ती चीज़ें ला के और यहाँ पे वो करते थे, और यहाँ की इंडस्ट्री पे उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और इम्पोर्टमेंट ऑफ कल्टीवेटर, मतलब कल्टीवेटर्स जो हैं उनको इनसे सिर्फ टैक्स लेना था, उनको सुविधाएं नहीं देनी थी। जैसे 3 तरह का टैक्स था, ठीक है। रायतवाड़ी आप जानते हो कि साउथ इंडिया में था। फिर परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त, ये कहाँ पे था? ये बंगाल और उड़ीसा में था। और फिर महलवाड़ी जो यूपी पंजाब ये सब में था। तो यहाँ ये क्या करते थे, ये टैक्सेस लेते थे, और टैक्सेस कलेक्ट करके ज़मींदारों के थ्रू, अपने थ्रू डायरेक्ट लेके, और इनको उससे मतलब नहीं होता था कि भाई हमें इनकी गरीबी मिटाने के लिए, कल्टीवेटर्स की, किसानों के लिए हमें सुविधा देनी होती है। जैसे सुविधा क्या होती है किसानों को आप दे सकते हो? आप सीड्स दे सकते हो, आप उनको इरिगेशन के साधन दे सकते हो, जैसे कैनाल्स हो गए, नहर हो गए, ये सब आप दोगे, सीड्स दोगे, क्रेडिट दोगे। क्रेडिट मतलब कि अगर उन्हें फसल लगाना है तो उसके लिए कुछ ऋण वगैरह दोगे। तो ये सुविधाएं वहाँ नहीं देते थे, सिर्फ उन्हें मतलब था टैक्स से। तो कहीं ना कहीं ये जो कारण है वो जो गरीब किसान के एम्पावरमेंट के लिए जिम्मेदार है, मतलब उनकी गरीबी के लिए कहीं ना कहीं ये कारण थे कि रिसोर्स ना देना और टैक्स लेना। और अगर टैक्स नहीं देते थे तो ये क्या करते थे, कैसे ये टैक्स वसूलते थे? ये आपकी प्रॉपर्टी, आपके जो जानवर हैं, जैसे आपने कैटल्स रखा है, काऊ है, बफेलो है, ये सारी चीज़ें कैप्चर कर लेते थे, आपकी प्रॉपर्टी को ले लेते थे, ठीक है। अब जो चौथा है वो बहुत सारे उस समय सूखे पड़े या लॉस ऑफ लाइवलीहुड हो गया। तो जब सूखा पड़ता है तो बहुत सारे परिवार या गांव के गांव तबाह हो जाते हैं, अगर उसमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था या पैकेज वगैरह ना दिया जाए तो। अब हम बात करेंगे मुख्य कारणों की। मुख्य कारणों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ से रिवॉल्ट स्टार्ट होता है, वो होता है मिलिट्री कॉजेज़। तो मिलिट्री कॉजेज़ में क्या था कि इंडियन जो सोल्जर्स होते थे या भारतीय सैनिक होते थे, इनके साथ बहुत सारी पाबंदियाँ होती थी। जैसे अगर इंडियन सोल्जर इस रैंक, मान लीजिए ये रैंकिंग सिस्टम है, ये रैंकिंग सिस्टम है, तो ये सिपाही है, फिर सूबेदार है, उसके ऊपर ऐसे करते करते ये जनरल है, ये सिपाही है। तो अगर कोई सिपाही जो है इस पोस्ट पे, यहाँ पे कोई ब्रिटिश आ रहा है और कोई इंडियन आ रहा है, तो इंडियन को तो यहाँ सूबेदार जो है उसकी लास्ट पोस्ट होती थी, मतलब इंडियन जो है सिर्फ प्रमोट होकर यहाँ तक जा पाएगा, और जो एक ब्रिटिश है वो जनरल तक जाएगा। तो जो कहीं ना कहीं भेदभाव होता था, उसके बाद जो भेदभाव होने के साथ साथ इन लोगों का जो व्यवहार होता था वो इंडियन सिपाही या इंडियन सोल्जर्स के प्रति बहुत अच्छा नहीं होता था, इनके साथ मिसबिहेव करते थे, तो ये जिम्मेदार था। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। तो देखिए हमारे धर्म में या जो हमारे यहाँ प्रथा थी कि अगर ओवरसीज़ या आपने कहीं समुद्र को किसी भी वजह से पार करके दूसरे देश में या कॉन्टिनेंट में चले जाते थे, तो एक मान्यता थी कि जो आपका धर्म है वो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या धर्म नष्ट हो जाएगा। तो एक धार्मिक कारण जुड़े हुए थे। तो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट का कहना था कि अगर आपने हमारे सर्विसेज को या ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्वाइन किया, तो आपको एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जहाँ पे भी ब्रिटिश वो हैं पावर में है या जहाँ भी उनकी कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पे आपको जाके अगर ज़रूरत होती है तो सर्विस देनी होगी। तो बेसिकली यही था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट कि अगर आप ब्रिटिश मिलिट्री के तौर पे अपॉइंट होते हैं, नियुक्त होते हैं, तो आपको कहीं भी जाके कॉलोनीज़ में, कॉलोनियल उसमें देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता था कि बहुत सारे सिपाही थे, उनको लगता था कि हमारा कहीं ना कहीं धर्म जो है इस तरह से वो हो रहा है।
देखिए, दूसरा था जो लो सैलरी एंड प्रॉस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन। मैंने जो एग्जांपल दिया कि जो सूबेदार रैंक है, इस ये लास्ट पोस्ट होता था इंडियन के लिए, और जो ब्रिटिश या इंग्लिश हैं उनके लिए कोई पोस्ट का वो बाउंडेशन नहीं होता था। तो प्रमोशन का प्रॉस्पेक्ट है, उसके बाद लो सैलरी का प्रॉस्पेक्ट। अब सेम से पोस्ट पे, जैसे अगर कोई इंडियन सूबेदार है और कोई ब्रिटिश सूबेदार है, तो इन दोनों की जो सैलरी है इसमें 8:1 का रेशियो था, 8:1। ठीक है, अगर ये 8,000 पा रहे हैं तो ये भाई साहब 1,000 पाएंगे। तो ये जो अंतर था, ये कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन, आप सेम वर्क कर रहे हो, सेम काम कर रहे हो, और सैलरी में 8 गुने का अंतर हो, तो आप कहीं ना कहीं से तो आपको दिखेगा ही वो, और वो रिवॉल्ट का कारण कभी ना कभी बन जाएगा। वही हुआ यहाँ। दूसरा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश ट्रूप, जो इंडियन ट्रूप था और ब्रिटिश जो ट्रूप था, इसमें जो प्रपोर्शन था वो बहुत ज़्यादा नहीं था। जैसे एक इंडियन ट्रूप में अगर 10 लोग हैं तो ब्रिटिश ट्रूप में 2 हैं, लेकिन ये 2 जो ट्रूप है ये इन पे रूल कर रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं ऑर्डर कर रहा है। तो ये कारण बनता था, लोगों को लगता था कि भाई हम में क्या कमी है जो हमारे ऊपर ऐसी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद जो सबसे मुख्य कारण है, जो उस समय का इमीडिएट कॉज था, जिसकी वजह से देखिए डिसकंटेंट तो बहुत सारे थे। जैसे मैंने बात की, आपके पॉलिटिकल कॉजेज़ थे, फिर सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ थे, फिर मैंने बात की कि भाई इकोनॉमिक कॉजेज़ थे, फिर मिलिट्री कॉजेज़ थे। लेकिन एक होता है कि भाई सारे डिसकंटेंट हमारे पास हैं, हम किसी व्यक्ति से बहुत समय से नाराज़ हैं, लेकिन कभी ना कभी कोई ऐसा इंसिडेंस होगा ना कि जो हमें तोड़ देगा और हमारी उसकी आमना सामना हो जाएगा सारे चीज़ों को लेके। तो वही हुआ। ये जो एनफील्ड राइफ़ल है, ये तत्कालिक कारण थे या इमीडिएट कॉज थे, इसकी वजह से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। अब ये होता कैसे है, इसके विषय में आइए, पूरा डिटेल है, उसके विषय में जानेंगे। तो देखिए, एनफील्ड कार्टेज, उस समय एनफील्ड राइफ़ल जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ। एनफील्ड राइफ़ल बेसिकली क्या था कि ये इस राइफ़ल में जो कार्टेज यूज़ होता था वो ऐसा कार्टेज होता था कि जिसे दांत से खोल के और फिर उसे राइफ़ल में लोड करना होता था, फिर फायरिंग करनी होती थी। तो उसको लोड करने के, और वो ग्रीस्ड होता था, ग्रीस, जैसे आप जानते होंगे ना, ग्रीस कार्टेज था। तो अब अफवाह उड़ा दी गई, अगेन मैं बात कर रहा हूँ र्यूमर, एक र्यूमर उड़ाई गई कि ये जो कार्टेज है, इसमें जो ग्रीस है, ये बेसिकली बना है काऊ और पिग फैट का, गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। तो ये र्यूमर जो है कहीं ना कहीं एक कंट्रीब्यूट करता है लोगों के, या हिंदू या मुस्लिम जो समाज हैं उनको कहीं ना कहीं उकसाता है रिवॉल्ट के लिए। उनको लगता है कि नहीं, हमारे साथ, हमारे धार्मिक भावनाओं के साथ, और विशेष तौर पे जब सिपाही या सिपाही होता है वो बहुत इमोशनल होता है, उसे लगता है कि नहीं, हमारे धर्म के साथ, हमारे चीज़ों के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो इन चीज़ों पे रिवॉल्ट करता है। तो आइए हम लोग विस्तार से जानते हैं कि आउटब्रेक कैसे हुआ, कैसे ये चीज़ें शुरू हुई। तो देखिए, आउटब्रेक होता कैसे है या स्टार्ट कैसे होता है। तो देखिए, जो मैंने बताया कि एनफील्ड राइफ़ल जो होता है वो कहीं ना कहीं सिपाही या सिपाही के मन में एक डिससेटिस्फेक्शन करता है कि ये सुअर या गाय की चर्बी का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। र्यूमर था, र्यूमर को क्लियर करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने र्यूमर को जो है कभी क्लियर नहीं किया, उन्होंने कहा कि भाई र्यूमर है, बने रहने दो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा डिससेटिस्फेक्शन का कारण बना। इसी कारण से एक घटना होती है 29 मार्च 1857 में, जबकि मंगल पांडे एक सिपाही होते हैं 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जो भी हमारे जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं उनसे मैं कन्फ्रंट करूंगा, मैं उनके ऑर्डर नहीं मानूंगा। ऑर्डर ना मानने की वजह से इनका कोर्ट मार्शल किया जाता है, इनको पनिशमेंट दी जाती है, उसमें इनसे फायरिंग होता है और इनके कमांडर जो होते हैं उस समय के, उनकी ये हत्या कर देते हैं। तो इनका साथ देते हैं उस समय ईश्वरी प्रसाद। तो जो मंगल पांडे और ईश्वरी प्रसाद दोनों को क्या किया जाता है, हैंग कर दिया जाता है, और जो भी रेजिमेंट होती है, मतलब 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो रेजिमेंट है उसे एबॉलिश कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक घटना हुई, ये फर्स्ट इंसिडेंस था, और इसने पूरे भारत में एक, आप कह सकते हो कि मंगल पांडे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने पूरे भारत में एक लहर पैदा कर दी कि भाई हम लड़ सकते हैं इनसे। तो ये जो लहर थी, ये पूरे भारत में सारे सैनिकों में
जितने भी सिपाही थे उनके मन में ये बातें आती हैं और वो शुरू करते हैं इस रिवॉल्ट को। इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना होती है वो होती है 20 अप्रैल 1857 को, जब 90 व्यक्ति 90 आर्मी मैन या 90 सिपाही जो होते हैं थर्ड नेटिव कैवलरी, ठीक है, थर्ड नेटिव कैवलरी के जो 90 लोग होते हैं वो उनसे कहा जाता है कि भाई आपको परेड करना है और फायरिंग ड्रिल करना है। एक प्रैक्टिस होता है परेड और फायरिंग ड्रिल, वो करने के लिए कहा जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, सेम वही कार्टेज जो होता है वो एनफील्ड राइफल वाला कार्टेज यूज़ करना होता है फायरिंग ड्रिल में। तो 85 लोग 90 में से 85 लोगों ने मना कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे। उनको मना करने की वजह से ये घटना है 20 तारीख की, वहाँ से तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन फिर 9 मई को एक निर्णय लिया जाता है कि ये जो 85 लोग हैं इनको 10 साल की सज़ा सुनाई जाएगी या 10 साल की श्रम दिया जाएगा, इम्प्रिजमेंट मतलब जेल होगी, और उसमें हार्ड लेबर होगा। जो होता नहीं श्रम जेल कि भाई जेल में तो जाना ही जाना है, आपको 10 साल मेहनत भी करनी है, ठीक है, तो वो कारावास दी जाती है। तो इनको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं हमारे साथ जाती हुई है। एक तो हमसे ये चर्बी वाला कारतूस चलाने के लिए कह रहे हैं, अगर हम नहीं चला रहे हैं तो हमें 10 साल की सज़ा भी दे रहे हैं, और 10 साल की सज़ा में हार्ड लेबर भी होगा, मतलब कि हमें सैलरी भी या कुछ भी नहीं दिया जाएगा इसके लिए। तो ये क्या करते हैं, 9 तारीख की ये घटना होती है। उसके नेक्स्ट डे एक क्या करते हैं, ये जितने भी रहते हैं 85 ये नाराज़ हो जाते हैं, ये रेवोल्यूशन कर देते हैं, मतलब विद्रोह कर देते हैं। वहाँ जो भी इंग्लिश ऑफिशियल होते हैं उन पे हमला करते हुए और वहाँ पे बहुत सारी तबाही मचाते हैं और वहाँ से आगे जाते हैं, ठीक है। और तबाही मचाते हुए वो जो भी मिलता है उन्हें, गवर्नमेंट बिल्डिंग मिलती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग को डैमेज करते हैं। उसके बाद फिर जो इंग्लिश या इंग्लिशमैन्स के जो बंगलो होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। कम्युनिकेशन की लाइन जो मिलती है उसको तोड़ फोड़ देते हैं, रिकॉर्ड रूम को तोड़ देते हैं। जो कोर्ट्स होते हैं कोर्ट्स को ये तोड़ते हुए और आगे बढ़ते रहते हैं, और ये मेरठ से आगे बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं दिल्ली, ठीक है। तो ये जो है 11 तारीख को नेक्स्ट डे पहुंच जाते हैं, ये सब तोड़फोड़ करते हुए या लोगों को या ब्रिटिश जो भी सामने आता है उन्हें मारते हुए ये पहुंच जाते हैं ब्रिटिश, और वहाँ पहुँचते हैं दिल्ली। और दिल्ली में पहुँच के जो वहाँ उस समय के मुग़ल एम्परर होते हैं बहादुर शाह, ठीक है, जो पेंशन पे रहते हैं, पेंशनर होते हैं, उनको ये लोग डिक्लेयर कर देते हैं, अपना प्रोक्लेम कर देते हैं एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है। और कहते हैं कि भाई ये हमारे सिंबल ऑफ रिवॉल्ट है, अब हम आज़ादी लेके रहेंगे और दोबारा जो है हम मुग़ल शासन को भारत में ले आएंगे, ठीक है। तो दोबारा मुग़ल शासन के लिए ये एम्परर डिक्लेयर करते हैं बहादुर शाह सेकंड को। जब ये पहुंच रहे होते हैं, जब पहुंचते हैं 11 तारीख को, तो उस समय बहादुर शाह लंच कर रहे होते हैं, डिनर रात्रि भोज कर रहे होते हैं, और ये चौंक जाते हैं कि भाई, लेकिन ये मना भी नहीं कर पाते हैं और एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। फ़िलहाल ये जाने अनजाने रिवोल्ट के सिंबल बन जाते हैं और ये रिवोल्ट में पार्टिसिपेंट भी हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि और सारे क्या क्या होता है। देखिए बहुत सारे लोगों का जो निजी हित था, अब एम्परर तो डिक्लेयर कर दिया गया बहादुर शाह जफ़र को, तो बहुत सारे जैसे अवध हैं, रोहिलखंड हैं, सबके अपने अपने कुछ कॉजेज़ होते हैं। वो सारे लोग इनको एम्परर बनाने के लिए या अपने निजी हिस्से, कि किसी के ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लग रहा होता है, हड़प नीति के तहत तो उसका राज्य जा रहा होता है, तो वो सारे लोग सपोर्ट करते हैं एम्परर को। और इस रिवॉल्ट को एक बड़े क्षेत्र में, ये रिवॉल्ट जो है दिल्ली से मेरठ से जो स्टार्ट होता है फिर दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली से ये एक बड़े क्षेत्र में तब्दील हो जाता है, और ये बिहार, ईस्टर्न पंजाब, रोहिलखंड, अवध, बुंदेलखंड, ये सारा क्षेत्र जो है इससे प्रभावित होता है। इसके बाद क्या होता है कि इसमें सिर्फ सिपाही नहीं होते हैं। शुरुआत तो सिपाही ने किया, या जो भी हमारे सिपाही भाई थे, आर्मी मैन, उन्होंने किया। लेकिन बाद में क्या होता है, इसमें सारे लोग पार्टिसिपेंट हो जाते हैं। जो एक नवाब हो जाते हैं, जो अलग अलग प्रांत के राजा होते हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेंट हो जाते हैं। फिर बेसिकली क्या होता है कि जो वो हैं बड़े ज़मींदार हैं,
उनका भी ज़मींदारी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, उनसे बड़ा टैक्स लिया जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो जाते हैं और एक बड़ा सा क्षेत्र जो है इनके साथ आउटब्रेक में इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो आइए बात कर लेते हैं इसके जो लीडर्स थे, इम्पोर्टेंट लीडर्स इस रिवॉल्ट के, वो कौन कौन थे। देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण लीडर हैं वो है बहादुर शाह सेकंड। ये 82 ईयर ओल्ड थे जब 57 की मैं बात कर रहा हूँ, 1857, तो ये 82 ईयर ओल्ड थे। ये बहुत ही ज़्यादा असर्टिव पर्सनालिटी इनकी नहीं थी, मतलब ये और लीडरशिप पर्सनालिटी इनकी नहीं थी, क्योंकि देखिए पेंशनर थे, इन्होंने किसी वॉर का एक्सपीरियंस इनको नहीं था, तो बहुत असर्टिव और लीडरशिप पर्सनालिटी इनकी नहीं थी। तो बहादुर शाह सेकंड जब ये वॉर होता है या जो लीड करते हैं वो 82 ईयर के होते हैं। दूसरा देखिए जो कानपुर से जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो नाना साहब होते हैं, मैंने बताया था पेशवा बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन होते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल होती हैं, ठीक है। कानपुर से खान बहादुर, आरा या जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बिहार में है ये, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई सभी जानते हैं, और बहुत ही बहादुर योद्धा इनके लिए कहा जाता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी और ये बहुत ही सिग्निफिकेंस थी। अब रानी लक्ष्मीबाई का जो असली नाम है ये है मणिकर्णिका, और ये कहाँ की है आपको पता होना चाहिए, इस पे सवाल आ चुका है। वाराणसी मतलब यूपी के बनारस की है ये, तो इस पे सवाल भी आ चुका है। इनका असली नाम मणिकर्णिका भी है, और सबसे ज़्यादा जो लड़ती हैं या वीर गति को प्राप्त होती हैं, जिनकी वीरता की गाथाएं गाए जाते हैं 1857 में, वो है रानी लक्ष्मीबाई या मणिकर्णिका। उसके बाद तांत्या तोपे, इनकी मैं बात करूँगा, ये नाना साहब से एसोसिएटेड थे, ठीक है। नाना साहब के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जब नाना साहब जो है नेपाल भाग जाते हैं या चले जाते हैं तो ये रानी लक्ष्मीबाई को ज्वाइन कर लेते हैं कानपुर के लॉस के बाद। फिर तुलसीपुर से रानी ईश्वरी कुमारी देवी ये फाइट करती हैं, और इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस लीडर थे और जगह से थे, इन्हें याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई देखिए सप्रेशन कैसे हुआ, या इसको ख़त्म कैसे किया गया, या रिवॉल्ट को अंग्रेज़ों ने कैसे ख़त्म किया, तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सप्रेशन जो था 2 महीने तक तो अंग्रेज़ों ने कुछ नहीं किया। मई और जून ये वेट करते रहे कि जो इनके सिपाही हैं या जो सिपाही हैं, ये हो सकता है इनको कॉल किया जाए, ये लॉयल हो अपने गवर्नमेंट के प्रति, तो इसलिए इन्होंने लॉर्ड कैनिंग ने इनकी लॉयल्टी के लिए इनको कॉल किया। 2 महीने स्टार्टिंग के इन्होंने कुछ भी नहीं किया, मई जून एकदम नॉर्मल रहे, इन्होंने कोई आर्म रेवलेशन नहीं किया, मतलब किसी तरह से कोई हथियार से इन्होंने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद था इनका ये लगा कि जो दिल्ली है वो सिंबलिक वैल्यू है, मतलब जो रिवॉल्ट है वो सिंबल जो है वो दिल्ली है, तो सेंटर ऑफ रिवॉल्ट है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दिल्ली को जीतना है। तो इन्होंने क्या किया कि जो पंजाब था, पंजाब इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि देखिए पंजाब के जो सिख थे, आपको याद होगा, सिख और मुग़ल ये हमेशा एंटी होते हैं या हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, तो इनके अगेंस्ट होने की वजह से, और ये जो रिवॉल्ट था इसमें मुगल्स को ये कहा गया कि एम्परर ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, तो सिख ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्हें लगा कि भाई अगर ब्रिटिश चले भी जाते हैं तो दोबारा मुगल्स आ जाएंगे, तो फिर उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। और ये कारण रहा कि अंग्रेज़ों को एक गेटवे मिल गया, अंग्रेज़ों को पंजाब का एक गेटवे मिला, पंजाब से वो एंटर होते हैं दिल्ली में और दिल्ली पे हमला करते हैं। और एक जो फ्लैंक होता है, दूसरा जो टुकड़ी होती है वो कलकत्ता से नॉर्थ इंडिया की ओर आती है, लेकिन वहाँ से बहुत लार्ज स्केल में मिलिट्री को यूज़ किया जाता है ताकि, और धीरे धीरे गांव वाइज एक गांव को कैप्चर किया गया, फिर उसके आगे वाले गांव को कैप्चर किया गया, इसी तरह सीरीज़ बनाते हुए ये नॉर्थ इंडिया की ओर बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि हर तरह से, जैसे लैंड, सिर्फ लड़ाई के माध्यम से नहीं, लैंड लॉर्ड को उनको ऑफ़र देते हैं कि भाई आपका स्टेट आपको वापस कर दिया जाएगा, आपका जो सम्मान है वो वापस कर दिया जाएगा, छोटे नवाबों को, छोटे राजाओं को भी अधिकार वापस देने का आश्वासन देके ये आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई इस सप्रेशन में, मतलब जब ये होता है तो कैसे कैसे ये समाप्त होता है या इनका क्या होता है।
तो हम बात करते हैं स्टेट वाइज, या एक जो दिल्ली है वो जून से स्टार्ट होता है वहाँ पे इस रिवॉल्ट को दबाना, और 20 सितंबर 1857 तक ये चलता है। यहाँ 3 अंग्रेज अधिकारी हैं जिनकी बात करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में इनके ऊपर डायरेक्टली सवाल आता है। सर आर्कडेल विल्सन, जॉन निकलसन वहाँ लड़ते लड़ते स्कम्बल्ड टू इंजरी, मतलब इंजरीज़ की वजह से इनकी डेथ हो जाती है जॉन निकलसन की। सर आर्कडेल विल्सन होते हैं और सर जॉन लॉरेंस, ये 3 जो ब्रिटिश अधिकारी होते हैं ये फ्री कराते हैं दिल्ली को रिबेलेशन से, मतलब विद्रोह से फ्री कराते हैं। उसके बाद कश्मीर गेट को ब्लोन कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है कश्मीरी गेट को, और कैप्चर कर लिया था। और जो जीनत महल हैं बहादुर शाह सेकंड की पत्नी, और जीनत महल और बहादुर शाह को भेज दिया जाता है रंगून, और वहाँ पे ही उनकी जो मृत्यु हो जाती है 7 नवंबर 1862 को। और वहीं से मुग़ल सम्राट या मुग़ल जो साम्राज्य था जो 1526 में बाबर ने इस्टेब्लिश किया था वो वहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे रॉयल प्रिंसेस, जो बहादुर शाह सेकंड के जो बेटे थे उनको जो है दिल्ली में एक जगह है खूनी दरवाज़ा, दिल्ली का एक दरवाज़ा है जैसे कहते हैं खूनी दरवाज़ा दिल्ली में है, वहाँ रॉयल प्रिंसेस को बुलाया जाता है और पब्लिकली लोगों को इकट्ठा किया जाता है, बुलाया जाता है कि आइए देखिए पब्लिक शूटिंग होगी, और यहाँ पे इन दोनों को जो भी प्रिंसेस होते हैं उनको शूट कर दिया जाता है, और मुग़ल लाइनेज जो होता है, मुग़ल का जो वंश है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे जो सेंटर ऑफ रिवॉल्ट था दिल्ली, ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो अब जब रिवॉल्ट का जो सिंबल है वो समाप्त हो जाएगा तो रिवॉल्ट ऑब्वियस सी बात है बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, और वही आगे देखने को मिला। फिर हम बात करेंगे लखनऊ की जो बेगम हजरत महल होती हैं मार्च 1858 में नेपाल चली जाती हैं, भाग जाती हैं। और सर हेनरी लॉरेंस जो है इनके विषय में पूछता है कि सर हेनरी लॉरेंस की हत्या कहाँ पे होती है, तो आपको याद रखना है सर हेनरी लॉरेंस की हत्या जो है वो लखनऊ में होती है। उसके बाद ये जो लखनऊ है उसको किसने जीता, 1857 के रेवोल्यूशन से किसने आज़ाद कराया, ये कराया कॉलिन कैम्पबेल ने लखनऊ को फ्री कराया। उसके बाद कानपुर में भी कॉलिन कैम्पबेल ने फ्री कराया था, और यहाँ के भी जो नाना साहब हैं वो नेपाल भाग जाते हैं। तो बेगम हजरत महल नेपाल चली जाती है, नाना साहब नेपाल चले जाते हैं, और दोनों जगह फ्री कराते हैं कॉलिन कैम्पबेल। आपको याद रखना ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। अब मैं बात करूँगा झांसी का। तो जो झांसी है वहाँ पे बैटल होता है 17 जून 58 को और एंड होता है, और इसमें रानी लक्ष्मीबाई हैं वो वीर गति को प्राप्त होती हैं, बहुत लड़ती हैं, बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही बहादुरी से लड़ती हैं। और ये इस जो 1857 का रिवॉल्ट होता है उसकी सही मायने में जो हीरो होता है वो होती है रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद क्या होता है 1859 में जो है ये रिवॉल्ट समाप्त हो जाता है, और या तो जो मैक्सिमम रूलर हैं वो 59 तक मारे जाते हैं, या तो वो नेपाल को चले जाते हैं। एक टर्म यूज़ करते हैं ये लोग, डेविल विंड। तो डेविल विंड बेसिकली है क्या, ये समझने की ज़रूरत है। जब ये अंग्रेज़ जो हैं ये 1857 का जो वो कर रहे थे, रिवॉल्ट ख़त्म कर रहे थे, तो ये गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव आ रहे थे। तो बहुत से गांव ऐसे थे जो इनका विरोध कर रहे थे, तो ये पूरे गांव में जो भी आबादी थी उसे समाप्त कर देते थे अगर वो गांव इनकी बात नहीं मानता था। तो ये जो विंड थी या पूरा गांव समाप्त हो जाता था, इसे कहते थे डेविल विंड। तो समझने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है कि कितने ज़्यादा ये क्रूर होते थे, ये समझने की भी ज़रूरत है। अब देखिए इसका कॉन्सिक्वेंसेस या इसके परिणाम क्या क्या होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि भाई इतना बड़ा वॉर होता है तो उसके परिणाम भी बहुत बड़े होंगे। तो इसके परिणाम क्या थे ये समझिए। देखिए इसका परिणाम ये होता है, जो इस अभी तक हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आई थी इंडिया में ट्रेड के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ के पॉलिटिकल उसमें आ जाती है ढांचे में और रूल करने लगती है, ठीक है। लेकिन जो ट्रेड है ये अभी भी इनका प्राइम ऑब्जेक्ट रहता है इस समय तक। तो अब क्या होता है कि अब बोला गया है कि भैया जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको ख़त्म कर दिया जाए। अब ये जो भी पावर है ये सीधा जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो एंड ऑफ कंपनी रूल, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो कंपनी है वो बंद हो गई। अब जो सारी पावर है वो जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, और ब्रिटिश गवर्नमेंट
यहाँ पे ट्रेड नहीं करेगी। बेसिकली वो क्या करेगी, यहाँ पे ट्रेड तो करेगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे उसका पर्पस होगा रूल करना या एडमिनिस्ट्रेशन देखना, ठीक है। तो 1858 का सबसे जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वो था कि एंड ऑफ कंपनी रूल, और जो पावर था वो गवर्नमेंट को दे दिया गया और कंपनी से क्राउन पे, क्राउन मतलब जो रानी वहाँ की थी इंग्लैंड की, उनको ये सारी पावर, क्राउन मतलब वही थी, उनको सारी पावर दे दी गई। अब क्या होता था, अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विसेज विल बी मेड ऑन द ओपन कंपटीशन। जो सिविल सर्विसेज या हायर ऑफिसर होते थे उनको जो पावर है वो कहाँ से मिलेगी, ओपन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से। मतलब अब इंडियन भी आ सकते थे, कोई भी आके पेपर दे के हायर सर्विसेज में पार्टिसिपेंट हो सकता था। और जो भारत का जो है वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ काउंसिल, इनको मिलता था पावर, ठीक है। और गवर्नर जनरल थे, जिनको आज तक हम गवर्नर जनरल कहते थे, अब उनको एडिशनल टाइटल मिलता है वॉइस रॉय का। तो जो अब आप मुझे बताइए कि जो लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे भारत के और पहला वॉइस रॉय कौन था। ऑब्वियस ही बात है भाई, ये 57-58 की बात है, तो वही होंगे लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वॉइस रॉय, ये हैं लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि ये जो विद्रोह है ये इन्हीं के टाइम पे होता है। तो लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। ही बिकेम द वायसरॉय इन 1858, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। इसके बाद हम बात करेंगे क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन है, जो क्वीन विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र है, वो पढ़ा जाता है 1858 में इलाहाबाद में पढ़ा जाता है। और यहाँ पे ये डिक्लेयर किया जाता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अब समाप्त हो गई है और जो सारी पावर है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी जाएगी, और यह क्राउन जो है वो उसके बिहाफ पे सिंहासन जो है वो ब्रिटिश क्राउन मतलब क्वीन विक्टोरिया जो है अब हेड होंगी इसके। और अब इन्होंने एक और प्रॉमिस किया, जो राजा थे जो बाकी थे, कि इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा सारे सब्जेक्ट में, इंडियन और यूरोपियन में। अब भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे मिलिट्री में था कि सूबेदार से ऊपर नहीं प्रमोट किया जाता था, और जॉब अपॉर्चुनिटी की जैसे सिविल सर्विसेज की मैंने बात बताई, एजुकेशन एबिलिटी के आधार पे इक्वलिटी की इन्होंने बात कही। और जो भी पॉलिसी इनकी प्रिंसली स्टेट या उनके प्रति क्या हुआ, इन्होंने कहा कि अब हम कोई भी नया स्टेट एनेक्स नहीं करेंगे, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब हड़प नीति वाला कोई भी नीति नहीं अपनाएंगे, अडॉप्टेड सन को भी पूरा अधिकार मिलेगा। बस ये है कि इनको सबको मिला के एक जो हमारा आधिपत्य है या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसके आधिपत्य में रहना होगा, और उन अपना रूल भी कर सकते हैं और हमारे रूल को भी इनको मानना होगा। अब हम कोई एनेक्स मतलब इनको हड़पने की या किसी तरह से इनको अपने में मिलाने का कोई भी नीति नहीं बनाएंगे। तो पहला इन्होंने क्लियर किया, तो इससे जो भी वो राजा थे या जो भी लड़ रहे थे अपने उसके लिए वो शांत हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि राइट टू एडॉप्शन एंड सक्सेशन वॉज रियलाइज टू, मतलब कि आप एडॉप्ट कर सकते हैं, आपके अडॉप्टेड सन को भी पूरा अधिकार मिलेगा। और पेशवा का जो ऑफिस था, क्योंकि वो नेपाल भाग जाते हैं जो आखिरी होते हैं नाना साहब, तो इनके जाने के बाद ये जो पेशवा का जो दावेदारी होती है वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए हमने किसको लास्ट पेशवा कहा, बाजीराव सेकंड को। अगर नाना साहब को मान्यता मिल जाती तो ये लास्ट नाना साहब होते हैं, इसलिए लास्ट पेशवा कौन है, बालाजी बाजीराव सेकंड। और मुग़ल जो एम्परर हैं, लास्ट मुग़ल एम्परर किसे कहा गया, बहादुर शाह, क्योंकि ये रंगून भेज दिए जाते हैं, 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो लास्ट जो मुग़ल एम्परर हैं वो बहादुर शाह जफ़र हैं, और इसी के साथ मुग़ल डायनेस्टी जो है वो या मुग़ल जो वंश है वो समाप्त हो जाता है। अब देखिए, अब ये जो इतना बड़ा रिवॉल्ट होता है, इतनी सारी चीज़ें चेंज, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होता है, तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम होगा। तो अब इन्होंने समझ गए थे कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था ये बेसिकली क्या हुआ था, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिल के लड़ाई की थी, ठीक है। तो इनको ये लगा कि भाई सबसे पहले तो हमको इनकी यूनिटी तोड़नी है, तो इन्होंने ये कहा कि भाई सबसे पहले हमें स्प्लिट करना होगा दो रिलीजन में। और इन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दिया कि हिंदू को फेवर करते थे, कभी मुस्लिम को फेवर करते थे, और पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल होता था, ताकि कभी भी
दोनों एक साथ नाराज़ ना हो जाए, कभी एक कोई हो और क्लियर ये लोग बहुत चालाकी से उसको मैनेज कर सकें। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट इन्होंने किया वो किया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। जो आर्मी पहले थी वो थी यूपी, जो आर्मी में जो सिपाही थे ज़्यादा यूपी बिहार यहाँ के ज़्यादा थे। तो इन्होंने कहा कि और यह पार्टिसिपेंट कहाँ पे थे, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ वहाँ पे ज़्यादातर किसने पार्टिसिपेंट थे, वो यूपी और बिहार के सिपाही तो थे। तो इन्होंने क्या किया कि भैया जो सिपाही हैं इंडियन सोल्जर के साथ साथ हम ब्रिटिश को भी बढ़ा देंगे। दूसरा, यहाँ जो यूपी और बिहार हैं इनके सिपाही को हम कम लेंगे, हम लेंगे पंजाब के सिपाही को, और वैसे सिपाही को लेंगे जो हमारे लिए लॉयल रहें, ठीक है। और उसके बाद है जितने भी की पोजीशन होती थी आर्मी में, आर्मी का जो भी हेड हायर पोजीशन होता था उन्होंने स्ट्रिक्टली एक्सक्लूसिवली रिजर्व कर दिया ब्रिटिश के लिए कि जो ये हायर पोस्ट हैं वो एकदम एक्सक्लूसिवली ब्रिटिश के लिए रहेगा, किसी भी हाल में यहाँ पे इंडियन नहीं आएगा, ताकि इस तरह का कोई भी विद्रोह जो है या रिवॉल्ट जो है दोबारा देखने को ना मिले। तो बहुत ही ज़्यादा हमने मतलब सारे पॉइंट को कवर करने की कोशिश की। बहुत कम समय में हमने ये प्रयास किया कि 1857 का जो भी है वो आपको समझा दें, और वो करते हैं, हम ये बिलीव करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ें आज आपको क्लियर हुई होंगी। यदि क्लियर हुई हो तो लाइक बटन प्रेस करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी प्राप्त होता रहे। और इसी तरह हम अपना और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेते आएंगे और कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें आपको कम समय में उपलब्ध हो जाएं। धन्यवाद।